नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये +1 क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है और BA पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों का वर्णन करें। कि हरियाणा में पंचायती राज का गठन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के आधार पर किया गया है। हरियाणा के प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 500 या इससे अधिक है उसमें एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ग्राम पंचायत में एक सरपंच और 6 से 20 तक पंच होते हैं। यह संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। इनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है योग्यता, कि वह भारत का नागरिक हो, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल ना हो, किसी सरकारी पद पर कार्य न कर रहा हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, उसका सभी प्रकार का कर्ज और लोन पूरा चुका होना चाहिए, वह कम से कम 1 वर्ष से उस गांव में रहता हो। ये उसकी योग्यताएं हैं। आगे कार्यकाल के 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पूरे भारत में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। यदि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो सरकार उसे पहले भी भंग कर सकती है। आगे है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कहते हैं इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है जिसे उप सरपंच कहते हैं। आगे है सरपंच को हटाने की विधि। कि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के 2/3 बहुमत द्वारा पेश किया जा सकता है और उसे ब्लॉक विकास अधिकारी यानी BDO के पास भेजा जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस सरपंच को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे बैठ के कहते हैं ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है। निर्णय, कि पंचायत के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यदि किसी विषय पर समान मत पड़े तो उस स्थिति में सरपंच को निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा। अब आते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। सबसे पहला कार्य है प्रशासनिक कार्य। कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को पूरा करेगी। यह क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करेगी और उसे ग्राम सभा में पेश करेगी। सेकंड, विकास संबंधी कार्य है। कि ग्राम पंचायत का कार्य गांवों का विकास करना है, इसलिए यह अनेक योजनाएं बनाती है, उन्हें कार्य रूप देती है। जैसे गांव में उत्पादन बढ़ाना हो, कृषकों के प्रयोग के लिए कृषि यंत्र खरीदना हो, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना हो, अच्छे बीजों की व्यवस्था करनी हो आदि। थर्ड पॉइंट है कल्याणकारी कार्य है। इसमें क्या बताओगे कि कुएं तालाब बनवाना, शमशान भूमि की देखभाल करना, यात्रियों के रहने का प्रबंध करना, बाढ़ सूखा आदि संकट काल की स्थिति में गांव वालों की सहायता करना, पुलों की मरम्मत करवाना, पुस्तकालयों की स्थापना देखभाल करना, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य करना, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना, कृषि विकास के लिए कार्य करना, सड़कों के दोनों ओर पेड़ पौधे लगवाना, पशुपालन के क्षेत्र में विकास करना, मेलों व मंडियों का आयोजन करना। ये थे कल्याणकारी कार्य हैं। अगला पॉइंट है चौथा, शिक्षा संबंधी कार्य है। इसमें क्या बताओगे कि ग्राम पंचायत शिक्षा संबंधी भी कार्य करती है। यह गांव में लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाती है और उनका संचालन करती है तथा पुस्तकालयों की स्थापना भी करती है। 5वां है शांति संबंधी कार्य। कि ग्राम पंचायत शांति संबंधी कार्य भी करती है। यह अपराधों की रोकथाम करती है,
और अपराधियों को खोजने में पुलिस की सहायता करती है। छठा है, आखिरी पॉइंट है जो इसका, न्याय संबंधी कार्य है कि ग्राम पंचायत न्याय संबंधी कार्य भी करती है। यह अपने ग्राम में छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करती है। यह संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा करने, मामूली चोरी के मामलों की सुनवाई भी करती है। यह उन पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो ग्राम सभा का गठन और उसके कार्य है, यहीं समाप्त होता है। मैं आशा सबसे पहले पंचायत समिति का गठन कि प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। जिस पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 तक होती है, वहाँ 4,000 की संख्या पर एक सदस्य चुना जाता है, और जिसकी जनसंख्या 40,000 से अधिक होती है, वहाँ एक सदस्य 5,000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। तो ये था इसका गठन। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और बनाया था, इससे रिलेटेड मैंने 5 वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। आगे है सहकारी सदस्य कि पंचायत समिति के क्षेत्र से चुने हुए विधानसभा के सदस्य यानी MLA पंचायत समिति के सहायक सदस्य होते हैं। ये पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में ये भाग नहीं लेते। पदेन सदस्य कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM तथा खंड विकास अधिकारी यानी BDO ये पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें समिति की बैठकों में बोलने का, भाग लेने का अधिकार है, परंतु इन्हें मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। आगे है सरपंचों के प्रतिनिधि कि पंचायत समिति के कुल सदस्यों के 5वें भाग के बराबर पंचायत समिति के क्षेत्र में गठित पंचायतों के सदस्यों को रोटेशन अथवा यानी लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए पंचायत समिति को पदेन सदस्य के रूप में चुना जाता है। उन्हें पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करने और पद से हटाने को छोड़कर अन्य सभी निर्णयों को लेने में मतदान का अधिकार होता है। अब इसकी योग्यता क्या है? योग्यता पहली, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल ना हो, कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कर्ज और लोन नहीं होना चाहिए। कार्यकाल, पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहते हैं पंचायत समिति के सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अधिवेशन की इसकी 1 वर्ष में कम से कम 1 बैठक होती है। पंचायत समिति के 1/3 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर उसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कार्यकारी अधिकारी की BDO और पंचायत अधिकारी पंचायत समिति का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। पंचायत समिति के बातें हैं कार्य। सबसे पहला है कृषि व सिंचाई संबंधी कि पंचायत समिति कृषि व सिंचाई संबंधी कार्य भी करती है। यह अच्छे बीज खाद्य की व्यवस्था करता है, भूमि को कृषि योग्य बनाना, पानी का प्रबंध करना, फूलों सब्जियों की उपज बढ़ाना, ये सभी कार्य इसी के अंदर आते हैं। सेकंड है पशुपालन और मछली पालन कि पशुओं की नस्ल सुधारना, उनकी चिकित्सा का प्रबंध करना, अच्छे चारे की व्यवस्था करना, मछली पालने के कार्यों को प्रोत्साहन देना आदि कार्य ये सभी करते हैं। शिक्षा, यह अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। इसके अलावा सूचना केंद्र, युवक संगठन, कृषि संघ, महिला मंडल आदि की व्यवस्था करती है। फोर्थ है स्वास्थ्य व सफाई कि पंचायत समिति स्वास्थ्य और सफाई संबंधी कार्य भी करती है। यह चिकित्सा, प्रसूति, गृहालय, पीने का साफ पानी, टीके लगवाना आदि का कार्य भी करती है। 5वां पॉइंट है यातायात। यह गांव में सड़कों का निर्माण करती है, उनकी देखभाल भी करती है और नहरों और राजगाहों का निर्माण और मरम्मत भी करवाती है। छठा है सामुदायिक विकास। इसके अंदर क्या लिखोगे कि यह जनहित के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं भी बनाती है और उन्हें लागू करती है। 7वां है सहकारिता। इसके अंदर लिखोगे कि पंचायत समिति अपने क्षेत्र में सहकारिता की भावना का विकास करती है। इसके लिए वो कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में अनेक सहकारी समितियों की स्थापना करती है
8वां है प्रशासनिक कार्य। इसमें क्या बताएंगे आप कि पंचायत समिति अपने क्षेत्र की पंचायतों का निरीक्षण और नियंत्रण भी रखती है, उन्हें आवश्यक आदेश व निर्देश भी दे सकती है। इस प्रकार यह प्रशासनिक कार्य भी करती है। लास्ट है 9वां मनोरंजन संबंधी कार्य है कि पंचायत समिति मनोरंजन संबंधी कार्य का आयोजन भी करती है। यह अपने क्षेत्र में खेल कूद प्रतियोगिताओं का प्रबंध भी करती है। तो आज की वीडियो है जिला परिषद के गठन और कार्यों का वर्णन करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले जिला परिषद का गठन कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिक से अधिक 30 होगी। जिला परिषद का एक सदस्य लगभग समान 40,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए जिले को लगभग समान जनसंख्या वाले वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब जिला परिषद की योग्यता क्या है? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, गांव का स्थायी निवासी हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी भी स्थानीय राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारी न हो। आगे आता है कार्यकाल कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि जिला परिषद का कोई सदस्य बिना सूचना दिए परिषद की लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहता है यानी नहीं जाता, तो उसकी जिला परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बैठक कहते हैं जिला परिषद की 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठक अवश्य होनी चाहिए साल के अंदर। दोस्तों, अध्यक्ष अब उपाध्यक्ष कि जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सचिव की जिला परिषद के निर्णय को लागू करने, उनके दैनिक कार्य को चलाने के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाती है जो मासिक वेतन लेता है यानी महीने की तनख्वाह जो होती है इसकी सैलरी, तथा सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और अपने कार्यों के लिए जिला परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आता है जिला परिषद के कार्य कि जिला परिषद पंचायत समिति के बजट का निरीक्षण करती है और उसे अपनी मंजूरी देती है। सेकंड, यह अपने जिले का सामूहिक विकास करती है। थर्ड, यह जिले के सभी ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार को सुझाव दे सकती है। फोर्थ है, जिला परिषद ग्रामीण जीवन को विकसित करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनिवार्य कदम उठा सकती है। 5वां है, यह पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखती है और उन्हें परामर्श भी देती है। 6, सरकार किसी भी योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व जिला परिषद को सौंप सकती है। 7वां, यह 2 या इससे अधिक पंचायत समिति से यह 2 या अधिक पंचायत समिति से संबंधित विकास योजनाएं बनाती है और उन्हें कार्यान्वित करती है। लास्ट है, यह पंचायत समिति की विकास योजनाओं को समस्त जिले की विकास योजनाओं के साथ समन्वित करने का प्रयत्न करती है। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य दोष या समस्याएं और उनको दूर करने के उपाय। 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये +1 पॉलिटिकल साइंस के अंदर, +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और BA के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुड़े रहे हमारे चैनल से। शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है जो समस्या है अनपढ़ता कि भारत के गाँव की अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ है। उन्हें पंचायती राज के उद्देश्य और कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं है। कुछ चालाक लोग इन अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पंचायतों को अपने लाभ के लिए चलाते हैं और आम जनता तक उसके लाभ नहीं पहुंच पाते। सेकंड समस्या है धन की कमी कि पंचायती राज की संस्थाओं की अपनी आय के साधन सीमित होते हैं। उनके पास धन की कमी रहती है जिसके कारण वे अपनी योजनाएं लागू करने में ग्रामीण जीवन का विकास नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए उसके पास धन नहीं होता। थर्ड है ग्राम सभा का नाम मात्र का अस्तित्व कि ग्राम सभा आजकल नाम मात्र की बनकर रह गई है, या तो उसकी बैठक होती ही नहीं
और यदि हो भी जाती है तो ग्रामवासी उसमें रुचि नहीं लेते। इसकी बैठकों की कार्रवाई वैसे ही कागजों में दिखा दी जाती है। चौथी समस्या है सांप्रदायिकता। बहुत बड़ी है कि वैसे तो पूरे भारत में सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है, परंतु गांवों में जात पात और सांप्रदायिकता की भावना बहुत ज़्यादा होती है। पंचायतों के सदस्य जात पात के आधार पर चुने जाते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। इस प्रकार यह भी भारत की पंचायती राज की समस्या है। पांचवा है गरीबी। कि गरीबी भी पंचायती राज की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गरीबी के कारण लोग अधिक कर नहीं दे सकते और पंचायतें अपनी आमदनी नए कर लगाकर नहीं बढ़ा सकती। गरीब आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा रहता है, वह गांव के कल्याण भलाई के विकास के बारे में नहीं सोच पाता। छठी समस्या है गुटबंदी। इसमें क्या लिखोगे आप कि कुछ लोग पंचायतों में अपनी ताकत दिखाने के लिए गुट बना लेते हैं और पंचायतों के चुनाव भी दलों के आधार पर लड़े जाते हैं, परंतु राजनीतिक दल राष्ट्रीय सिद्धांतों के महत्व पर बल देते हैं। उनका गांव की समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। यह भी पंचायती राज की एक समस्या है। सातवीं समस्या है राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप। कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव वाले खुद मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, विकास के कार्य लागू करते हैं, खुद निर्णय लेते हैं। लेकिन आज इन पर राजनीतिक दल इन्हें धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के नाम पर लड़वाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आठवीं समस्या है जो इसकी आखिरी, कि अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी। कि स्थानीय संस्थाएं अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर करती है, परंतु इन कर्मचारियों की योग्यता, वेतन, भत्ते अन्य कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये आलसी, अयोग्य, लापरवाह बन जाते हैं, जिसके कारण ये रिश्वत आदि का लालच भी करते हैं, जिससे प्रशासनिक कुशलता कम होती है। तो ये थी दोस्तों समस्याएं। अब पढ़ेंगे इन समस्याओं यानी इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से उपाय हैं। सबसे पहला है शिक्षा का प्रसार। कि स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने कर्तव्य व अधिकारों का पालन करेंगे और ये संस्थाएं सफलता से काम कर सकेगी। दूसरी है जो सदस्यों का प्रशिक्षण। यानी आज पंचायती राज के कार्य पहले से कई अधिक जटिल हो गए हैं, जिस कारण इन संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सके। तीसरा उपाय है धन की अधिक सहायता। कि धन की कमी भी बहुत बड़ा दोष है। सरकार को इन संस्थाओं की धन से पूरी सहायता करनी चाहिए ताकि ये लोगों के जीवन स्तर पर सुधार कर सके। चौथा है राजनीतिक दलों पर रोक। कि पंचायती राज व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक दलों पर रोक लगाना जरूरी है ताकि ये पंचायती राज में कम हस्तक्षेप करे, तभी इसे सफल बनाया जा सकता है। पांचवा है निपुण और ईमानदार कर्मचारी। कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और उनको वेतन भी अन्य कर्मचारियों की बराबर मिलना चाहिए ताकि वे भी ईमानदारी से काम कर सके। छठा है सहकारी हस्तक्षेप में कमी। कि स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यों में अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी ये संस्थाएं सफल हो सकती है। इन पर सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। सातवां पॉइंट है ग्राम सभा को सक्रिय करना चाहिए। कि पंचायती राज को सफल बनाने के लिए ग्राम सभा को एक प्रभावशाली संस्था बनाया जाए। इसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और
सभी नागरिकों को इसकी कार्रवाई में रुचि लेनी चाहिए, तभी पंचायती राज को सफल बनाया जा सकता है। 8वां और आखिरी पॉइंट है, पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियां देनी चाहिए, कि पंचायती राज को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। इसी उद्देश्य से 23 दिसंबर 1992 को संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को अधिक शक्तियां प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको PDF फाइल चाहिए तो मैं इसकी PDF फाइल भी आपको भेज दूंगा। मेरे पास पूरे के पूरे +2 क्लास की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सभी लेसनों की नोट्स बने हुए हैं, PDF फाइल है। BA 6 के 6 सेम है, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 4th, 5 सभी के सेम के नोट्स हैं। उनकी PDF फाइल भी आपको मिल सकती है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप वहां पर WhatsApp मैसेज करके उसकी PDF फाइल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।